नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की अपनी यात्रा के दौरान 31 विश्व नेताओं और संगठन प्रमुखों के साथ बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम लोक मंथन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सली मारे गए। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। विभिन्न राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत पहली पारी में 150 रन पर ऑल आउट। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। इससे पहले गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट भारत तथा गयाना को मजबूती से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि समानताएं और साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। We have a shared history that binds us together. Common struggle against colonial rule, love for democratic values, and respect for diversity. We have a shared future that we want to create. Aspirations for growth and development, commitment towards economy and ecology, and belief in a just and inclusive world order. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना यात्रा के दौरान विश्व नेताओं के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की। श्री मोदी ने नाइजीरिया में 1, ब्राजील में 10 और गयाना में 9 द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मिस्र, अमेरिका और स्पेन के नेताओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों तथा अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत और बैठकें भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस की राजधानी वियंतियाने में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जनरल निकातानी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। रक्षा मंत्री ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फिलीपींस हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री सिंह ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में जलवायु को लेकर पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के बजाय केवल जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। भारत ने दोहराया है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन और उसके पेरिस समझौते के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देश अब भी जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी देशवासियों से राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हैदराबाद में आज लोक मंथन के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत करना चाहिए।
19वीं सदी के कानूनी को जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। ये नामकरण हमारे देश में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास किए गए हैं। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हैदराबाद के 2 दिन के दौरे के बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ साथ विभिन्न राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड तथा महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्रों के उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। महाराष्ट्र की 15 विधानसभा सीटों और नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में इस महीने की 20 तारीख को मतदान हुआ था। झारखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां हो गई हैं। मतों की गिनती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि स्ट्रांग रूम के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्रथम स्तर पर अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, द्वितीय स्तर पर जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और तीसरे स्तर पर जिला बल के जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी फोर्सेस लगाई गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसके बाद ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। इस बार मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन, झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम कुमार महतो, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जदयू नेता सरयू रॉय, कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता मैदान में हैं। इस बार डुमरी, महगामा, जमशेदपुर पश्चिम, बोकारो, जामताड़ा, चंदन कियारी और नाला सहित कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। केके लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों और नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के लिए कल मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने बताया कि 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल राज्य भर में समान संख्या में मतगणना केंद्रों पर होगी। इसके अलावा एकमात्र नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एक ही मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। In 288 assembly constituencies, counting arrangements are made at each and every assembly constituency location, apart from one by-election for Nanded parliamentary constituency. There are nearly 4,300 teams for counting votes from EVMs and another 2,000 plus teams for counting and scanning postal ballot papers. हमारी संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा सीटों और संसदीय सीट के लिए मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। सुबह 8:30 बजे ईवीएम गिनती के लिए खोले जाएंगे। सील स्ट्रांग रूम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या नामांकित व्यक्तियों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के सामने खोले जाएंगे। स्ट्रांग रूम खुलने के बाद ईवीएम को मतगणना केंद्रों पर ले जाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा कहा गया है कि अधिक डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण गिनती के लिए 1732 जितनी टेबलें रखी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की गिनती के लिए 592 टेबलें रखी जाएगी। कुणाल शिंदे के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 माओवादी मारे गए।
सुकमा जिले के कोंटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। इसी दौरान भेज्जे के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मौके से AK-47 और एक सेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि समाज के हर वर्ग तक पारिवारिक मनोरंजन का प्रसार करना प्रसार भारती का कर्तव्य है। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के उद्घाटन के बाद मीडिया को श्री सहगल ने बताया कि इस मंच से दूरदर्शन के अभिलेखागार वाले सभी कालजयी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। One of the important thing is that we have put all the archives, serials or the programs that we have grown up with. I would request the audience to go to that, download that OTT platform and see for themselves the serials which we have grown up with on Doordarshan. They are all there. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि इस OTT से लगभग 12 भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। इसमें सभी बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने की भी योजना है। ये उचित ही है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकें और जो भारतीय मूल के लोग हैं जो अन्य देशों में हैं उनको भारत के हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं, हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, हमारी फिल्म्स, सब कुछ एक पैकेज में उपलब्ध कराएं। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फिल्म का प्रदर्शन चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। विभिन्न विधाओं, भाषाओं और देशों से संबंधित 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जानी हैं। कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्म बाजार में बड़ी संख्या में निर्माता, वितरक और फिल्म उद्योग के हितधारक आए हैं। My name is Georg Tiller. I'm from Vienna, Austria. My experience has been great. I'm presenting a film festival. I had a great reception of the film so far. I'm making a lot of contacts here at the bazaar. And I also, which I didn't know, make a lot of new connections to Indian cinema. So it's great. अभिनेत्री रश्मि अगडेकर ने फिल्म महोत्सव के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि फिल्म बाजार मनोरंजन के क्षेत्रों के सभी पेशेवरों को एक साथ ला रहा है। A place like Film Bazaar is just perfect, and because I'm also here with my film, it's called Rao Saheb in the international competition. I'm here not just with a film but also to talk to people, like-minded people, discover more directors, producers, writers. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए 6 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई शुरू करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर आज अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 के उस कानून को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य सरकार को विधानसभा के विधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज पर्थ में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत कमजोर रही और पारी 150 रन पर ही सिमट गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। आज दोपहर 1 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 था, जो बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की अपनी यात्रा के दौरान 31 विश्व नेताओं और संगठन प्रमुखों के साथ बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम लोक मंथन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सली मारे गए। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत पहली पारी में 150 रन पर ऑल आउट।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।